आखिरकार है तो वह आपकी नाजायज़ पत्नी की नाजायज़ लड़की, और मेरे लिए उसके दिल में कभी प्यार नहीं आएगा। मैं हमेशा उससे नफ़रत करती रहूँगी और करती हूँ। तभी हरीश आंखों में आंसू लिए कमरे में चला गया। और ऐसे ही शाम हो गई और फिर चांदनी हरीश के पास गई और उसने देखा कि हरीश उदास बैठे हुए हैं। तो चांदनी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैंने सैलरी के लिए ही तो कहा था। तभी हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया और ख़ुद से ही कहने लगा, पता नहीं मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर बेचारी से कुछ खाया भी नहीं जा रहा होगा। तभी चांदनी गुस्से में कमरे से बाहर आई और किचन में गई और एक गिलास दूध और थोड़े से दाल चावल प्लेट में डालकर पायल के कमरे में गई और पहले दरवाजे से ही पायल को देखा। वह वहीं बैठी रो रही थी। चांदनी कमरे में गई और टेबल पर खाने की प्लेट और दूध का गिलास रखा और बिना कुछ बोले ही कमरे से जाने लगी। तभी अचानक उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा, ये दूध का गिलास है, इसे पी लेना, और खाना भी रख दिया है, थोड़ी देर बाद खाना खाकर सो जाना। तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे, इसलिए मैं दूध और खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। बिना खाए मत सोना, वरना उनको नींद नहीं आएगी। इतना बोलते ही चांदनी कमरे से जाने लगी। तभी पायल के फ़ोन पर प्रीति की कॉल आई। जैसे ही पायल ने प्रीति की कॉल उठाई तो प्रीति ने कहा, अच्छा तेरे मम्मी पापा ने तुझको कुछ कहा तो नहीं ना? तू मेरे साथ बाहर आई थी। तभी पायल ने कहा, नहीं प्रीति, मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं कहा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी प्रीति कहने लगी, तेरी आवाज़ सुनकर तो नहीं लग रहा कि तू बिल्कुल ठीक है। मुझे बता, कोई बात है? तभी पायल कहने लगी, नहीं प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चल रखती हूँ, बहुत रात हो गई, मुझे खाना खाना है, मैं खाना खाकर फिर सो जाऊँगी। मैं कल तुझसे बात करूँगी। अगर समय से सोई नहीं तो सुबह काम पर भी नहीं जा पाऊँगी। इतना कहकर पायल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बहुत देर हो गई लेकिन फिर भी पायल ने वह दूध नहीं पिया था। फिर से चांदनी उसके कमरे में गई और अंदर जाकर कहा, तुमने अभी तक यह दूध का गिलास ख़त्म नहीं किया? ये दूध पियो और जल्दी सो जाओ। सुबह काम पर भी जाना है। अगर देर रात तक जागती रही तो बहुत जल्दी आँख नहीं खुलेगी। इतना बोलकर फिर चांदनी कमरे से जाने लगी। पायल ने वह दूध का गिलास पिया और फिर सो गई। और फिर सुबह हो गई। फिर हरीश ने चांदनी से पूछा, पायल कहाँ है? पायल कहीं नज़र नहीं आ रही। तभी चांदनी ने हरीश को कहा, वह तो आज सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए निकल गई। आज जल्दी ही उठकर वह 8 बजे ही अपने काम के लिए चली गई। आप सो रहे थे इसलिए पायल आपके पास आपको उठाने नहीं आई। तभी हरीश ने कहा, उसने कुछ खाया? भूखी तो नहीं गई? तभी चांदनी ने कहा, रात को मैंने उसे दूध दिया था, उसने दूध पी लिया लेकिन खाना नहीं खाया। आज सुबह मैंने उसे चाय और बिस्किट दिया, वो खाकर अपने काम पर चली गई है। तभी हरीश ने उदासी भरे चेहरे से चांदनी को कहा, तुम्हारी वजह से कल रात को मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया। पता नहीं उसकी किस्मत में क्या ही है, आज मेरी वजह से उस बच्ची को उसके हिस्से की खुशियाँ नहीं मिल पा रही। तभी चांदनी गुस्से में हरीश को देखा और रसोई में चली गई। उधर पायल जैसे ही बस से उतरी, फटाफट से भागते हुए गंगा देवी सदन की ओर भागी। जैसे ही वह घर में घुसी तभी वहाँ पर उसे सुमित दिखा और सुमित ने पायल को कहा, हाय पायल, कैसी हो? तभी हैरान होकर पायल ने सुमित को कहा, कि आपको कैसे पता कि मेरा नाम पायल है? क्या आप मुझे जानते हैं? तभी सुमित ने टेबल पर रखी बॉल में से एक एप्पल निकाला और उसकी एक बाइट लेते हुए बोला, दादी जितना तुम्हारे बारे में बताती हैं, जितनी तारीफ़ करती हैं, उसे सुनकर तो मुझे यही लगता है कि तुम ही पायल हो। तभी पायल को याद आया कि दादी माँ कह रही थी कि उनके बहू बेटे और पोता पोती आने वाले हैं, शायद ये वही हैं। तभी पायल ने कहा, तो आप हैं सुमित, जिनके बारे में दादी माँ हमेशा बात करती रहती हैं, तो आप आ ही गए। तभी छत पर खड़ी गंगा देवी ने जैसे ही पायल को देखा उसे आवाज़ देते हुए कहा, पायल तुम आ गई बेटा, आओ हमारे पास। हमारा चश्मा नहीं मिल रहा बेटा, ढूंढने में हमारी मदद कर दो। तभी पायल दौड़कर गंगा देवी के पास गई और बोली, हाँ दादी माँ। एक बार फिर गंगा देवी ने कहा, बेटा हमारा चश्मा दिखाई नहीं दे रहा, ज़रा देखो तो, हम कहीं रखकर भूल गए हैं, मिल ही नहीं रहा, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तभी पायल कहने लगी, दादी माँ आप भूल गई, आपका चश्मा अलमारी में ही रखा था मैंने, रुको मैं अभी निकाल कर देती हूँ। पायल मुस्कुराते हुए अलमारी की तरफ गई और चश्मा निकालकर दादी माँ को दे दिया और दादी माँ ने कहा, बेटा आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात है? तभी पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ आपको मैं ख़राब लगती कब हूँ, आपको तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ।
तभी गंगा देवी पायल से कहने लगी, चलो बेटा, पूजा के लिए देरी हो रही है। घर के बाकी लोग सब नीचे ही हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। तभी पायल ने दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है दादी माँ, चलो हम भी चलते हैं। दोनों नीचे आ गए। पूजा शुरू हो गई। तभी पंडित ने पायल को कहा, बेटा, पूजा की थाल में घी तो है ही नहीं, तुम घी लेकर आ जाओ। तभी पायल मंदिर के पास वाली छोटी सी अलमारी में गई और वहाँ से घी निकालकर पंडित को दिया। यह देखकर गंगा देवी की बहू सपना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह मन में सोचने लगी, आखिरकार माँ ने इस लड़की को इतनी छूट कैसे दे रखी है कि घर के किसी भी सामान को छू सकती है, सब कुछ कर सकती है। किसी बाहर की लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। तभी गंगा देवी ने सपना को आगे बुलाया और कहा, बेटा आगे आ जाओ, पूजा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मंदिर में खड़े होकर गंगा देवी ने भगवान जी की आरती की और उसके बाद आरती की थाल पायल को पकड़ाते हुए बोली, बेटा अब तुम पूजा कर लो, उसके बाद बाकी सब लोगों को भी दे देना। यह देखकर सपना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगी, माँ ये क्या कर रही है, अपने परिवार वालों को छोड़कर सबसे पहले इस बाहर की लड़की से ही घर की पूजा करवा रही हैं। सपना को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पायल ने जैसे ही पूजा की, फिर उसके बाद बगल में खड़ी सपना को पूजा की थाल पकड़ाते हुए बोली, आंटी जी ये पूजा की थाल, अब आप भी पूजा कर लीजिए। सपना ने घूरते हुए पायल के हाथ से पूजा की थाल पकड़ी और पूजा करने लगी। पूजा खत्म होने के बाद पायल दादी माँ के पास गई और बोलने लगी, दादी माँ आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। यह देखकर सुमित मन ही मन मुस्कुराने लगा। सुमित को जब सपना ने मुस्कुराते हुए देखा तो खुद से ही कहने लगी, कहीं मेरे बेटे को इस सड़क छाप लड़की से प्यार ना हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे मैं अपने बेटे की पसंद तो कभी नहीं बनने दूंगी। ऊपर से जब पायल गंगा देवी के लिए दवाई लेकर आई तो उन्हें दवाई देते हुए कहने लगी कि दादी माँ आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, आपको समय पर दवाई खानी चाहिए। अगर मैं किसी दिन लेट हो जाऊँ तो आप किसी से बोलकर भी तो दवाई खा सकते हैं, लेकिन आप मेरे आने पर ही दवाई खाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी गंगा देवी पायल से कहने लगी, बेटा जब तक तुम नहीं आती हो तब तक हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। हमें तुम्हारे हाथों से ही दवाई खाने की आदत हो चुकी है। तुम अपने हाथों से हमें दवाई खिलाती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें इस तरह अपना ख्याल रखते हुए हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। अपनी दादी माँ की बातें सुनकर सुमित मुस्कुराए जा रहा था और सपना उसे देखकर मन में ही सोच रही थी, आखिरकार इस लड़के को क्या हो गया है। इस लड़की को तो मैं काम से निकलवाना ही पड़ेगा। अगर ये लड़की यहीं रही तो मेरा बेटा इसके जाल में फंस जाएगा और अगर ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तभी पायल के फ़ोन पर उसकी दोस्त प्रीति का फ़ोन आया और पायल ने मुस्कुराते हुए प्रीति का फ़ोन उठाया और कहा, हाँ प्रीति बोल। तभी प्रीति उधर से बोलने लगी, यार मैं तुझे कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर तू बुरा ना माने तो। तभी पायल ने कहा, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती, प्लीज़ तू बोल क्या बात है। तभी प्रीति ने उधर से कहा, तू मना तो नहीं करेगी ना। तभी पायल ने कहा, हाँ अगर मानने लायक बात होगी तो मैं ज़रूर मानूंगी। तभी प्रीति उधर से कहने लगी, हमें एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शिमला जाना है और वहाँ पर मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तू तो जानती है कि प्रोजेक्ट बनाने में मेरा दिमाग काम नहीं करता और मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जाएगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी मदद करेगी ना, तू मेरे साथ चल शिमला और प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद भी करेगी। तो प्लीज़ दादी माँ से छुट्टी ले ले और मेरे साथ शिमला चल। तभी पायल कहने लगी, प्रीति ऐसा नहीं हो सकता। दादी माँ के घर पर अभी उनकी पूरी फैमिली आई हुई है। अगर उनके आने पर मैं इस घर से गई तो दादी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि हमारे परिवार वाले आए हैं। तो पायल अपने दोस्त के साथ शिमला चली गई। और तू तो जानती है माँ पापा शिमला जाने के लिए कभी नहीं मानेंगे, कभी इजाज़त नहीं देंगे। तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती और मैं तेरे साथ शिमला नहीं जा सकती, प्लीज़ मान मेरी बात। तभी प्रीति कहने लगी, तू अपने दोस्त की इतनी सी बात नहीं मान सकती, ठीक है, फिर तो मेरा प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं जाएगा और मैं उसमें फ़ेल हो जाऊंगी। तब तो तुझे अच्छा लगेगा ना। अब मुझे पता चल गया कि तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। तभी पायल कहने लगी, ऐसी बात नहीं है प्रीति, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी जान है। मेरे परिवार वालों के बाद एक तू ही है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तू समझना, मेरी मम्मी पापा भी नहीं मानेंगे, तू जानती है मेरी मम्मी को। तभी प्रीति ने कहा, तेरे मम्मी पापा को मना लूँगी मैं, बस तू अपनी दादी माँ को मना ले।
तेरे मम्मी पापा से मैं बात कर लूँगी। तभी पायल ने कहा, यार देख, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तभी प्रीति ने कहा, ठीक है, मैं तेरी दादी माँ के घर पर ही आ रही हूँ। मैं उनसे बात करूँगी, उन्हें मनाऊँगी, फिर हम कल ही शिमला चलेंगे। थोड़ी देर में ही प्रीति गंगा देवी सदन आ गई और फिर प्रीति और पायल गंगा देवी से बात करने उनके कमरे में गए। फिर पायल दादी माँ से कहने लगी कि दादी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी गंगा देवी ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। तभी पायल बोली, दादी माँ, मुझे अपनी दोस्त के साथ शिमला एक प्रोजेक्ट के लिए जाना है। क्या आप मुझे जाने दें? तो वहाँ मुझे 1 हफ़्ता लग जाएगा। तभी गंगा देवी ने कहा, तो बेटा ये तो अच्छी बात है, तुम शिमला जाओ और अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम यहाँ आ जाना। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और हो सके तो जल्दी वापस आना, हमें तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। तभी पायल ने कहा, दादी माँ, मुझे शिमला के लिए कल ही निकलना होगा। पायल ने इतना कहा ही था कि तभी सुमित भी कमरे में आ गया और पायल की बातें सुनने लगा। तो दादी माँ ने सुमित को बताया कि बेटा, कल पायल शिमला जा रही है। तो सुमित ने उदास होते हुए कहा कि तुम कल शिमला जा रही हो? अभी तो मुझे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम जा रही हो। तभी कमरे में सपना आ गई और उसने सुमित के मुंह से ये बात सुन ली और मन में ही कहने लगी, इसे बड़ी चिंता हो रही है इस लड़की की, और अच्छा ही है कि ये लड़की शिमला जा रही है, कम से कम मेरे बेटे से दूर तो रहेगी कुछ दिन। तभी सपना गंगा देवी के पास गई और कहने लगी, वहाँ पायल शिमला जा रही है? कितने दिनों के लिए? तभी गंगा देवी ने कहा कि कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा पायल को वापस आने में। इसके पीछे से आप लोगों को ही हमारा ध्यान रखना होगा। तभी सपना पायल से कहने लगी, बेटा तुम बेझिझक होकर जाओ, माँ का ध्यान हम रख लेंगे। लेकिन सुमित का उदास चेहरा देखकर सपना मन में कहने लगी, बेटा मैं जानती हूँ कि ये लड़की तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, बट मैं भी तेरी माँ हूँ। इस लड़की के चंगुल में तो तुझे कभी फंसने नहीं दूँगी। और मैं तो खुश हूँ इस बात से कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए ये शिमला जा रही है। तभी प्रीति बोली, अब तो मेरे साथ शिमला चल रही है। तभी पायल ने कहा, क्या तूने मम्मी पापा से बात की और वह मान गए? तभी प्रीति ने कहा, हाँ मेरी जान, मैंने मनाया ही ऐसे था, तो मानते क्यों ना। तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तो मेरे साथ शिमला ज़रूर जाएगी। शाम को घर पर जाना और अपनी पैकिंग शुरू कर लेना। हमें सुबह ही शिमला के लिए निकलना है। मुझे तो दादी माँ को मनाना ही नहीं पड़ा, तुझसे ही मान गई। वहीं पर गंगा देवी आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा पायल, हमें सगाई की जगह एक फार्म हाउस देखने जाना है जो हमने सगाई के लिए बुक किया है। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? तभी पायल ने कहा, दादी माँ, मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँगी। और पायल ने साथ ही यह भी कहा कि माँ, प्रीति भी यहीं है, वह भी हमारे साथ ही चलेगी। गंगा देवी ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बेटा, कोई बात नहीं, चलिए हमें निकलना होगा। जहाँ हमने होने वाले दामाद और अपनी पोती की सगाई का फंक्शन रखा है, हम उस फार्म हाउस को एक बार देखने जा रहे हैं सगाई के लिए। तभी पायल ने कहा, ठीक है दादी माँ, हम सब मिलकर चलते हैं। तभी घर से बाहर कार में सुमित और दादी माँ और पायल और प्रीति दोनों बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गए। और कार में बैठे बैठे ही सुमित कार के फ्रंट वाले मिरर में पायल को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। जब गंगा देवी ने अपने पोते सुमित को मुस्कुराते देखा तो खुद से ही कहने लगी, हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम पायल को पसंद करने लगो, ताकि हम उनकी शादी तुमसे करवा सकें। ऐसे ही बात चलती रही और कुछ देर बाद सुमित ने पायल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और पायल ने पहले तो कहा, इतनी आसानी से हम किसी से दोस्ती नहीं करते। तभी सुमित ने कहा, अच्छा ऐसा है? तभी प्रीति बोली, इसकी दोस्त बस मैं हूँ, इसका कोई मेल फ्रेंड नहीं है। सुमित खुश होते हुए बोला, सब हम पर मरते हैं और आप लोग दोस्ती भी नहीं करना चाहते। तभी पायल ने कहा, क्या मतलब, इतना घमंड किस बात का? तभी सुमित ने कहा, घमंड तो नहीं है किसी बात का, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने हैंडसम और क्यूट लड़के को आप दोस्ती करने के लिए मना कर रही हैं। सारी लड़कियाँ हमसे दोस्ती करने के लिए मरती रहती हैं और एक आप हैं कि हमसे दोस्ती करने के लिए इतना सोच रही हैं। तभी पायल और प्रीति ने कहा, सबसे अलग जो हैं हम। ऐसे ही बहुत देर मस्ती मजाक के बाद पायल और प्रीति दोनों ने ही सुमित से दोस्ती कर ली और ऐसे ही सफ़र कट गया और चारों पहुंच गए सगाई वाली जगह फार्म हाउस। फार्म हाउस को देखते ही पायल ने कहा, वाह कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तभी गंगा देवी ने कहा, हाँ बेटा, खूबसूरत तो है, आखिरकार हमारी पोती की सगाई है तो सुंदर तो होगा ही। इतना सुनकर पायल बोली,
दादी माँ, बहुत प्यारा फार्म हाउस है। यहाँ जो आएगा फार्म हाउस को ही देखता रह जाएगा। और उधर जय खुराना अपने मैनेजर ऋतिक से बोला, आज शाम को अभिषेक मंडल जी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुँच रहा हूँ। तभी उधर से ऋतिक ने कहा, जी सर, मैं अभी बात करता हूँ। और तुरंत ही ऋतिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर नहाकर जय जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो वहाँ पर जय की मम्मा मानसी वहाँ आ गई और बोली, बेटा तुम हवा की तरह घर में आते हो, तूफान की तरह निकल जाते हो, तुम्हें मेरे लिए तो वक्त ही नहीं मिलता। तभी जय ने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा आप तो जानती ही हैं मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे ऑफिस जाना है एक ज़रूरी मीटिंग में। और फिर जय ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट कलर की शर्ट पहनकर आंखों में चश्मा लगाकर अपने कमरे से बाहर आया और वहीं हॉल में जय की दादी माँ साधना बैठी हुई थी। उन्होंने जय को रोकते हुए कहा, बेटा आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? तभी जय ने अपनी दादी माँ के पैर छुए और उन्हें गले से लगाया और कहा, दादी माँ अभी मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना और खाना खाकर टाइम से दवा ले लेना, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जय घर से बाहर आया और अपनी कार में बैठ गया। जय कार ड्राइविंग कर ही रहा था, तभी गंगा देवी सदन से वापस आ रही पायल को रास्ते में एक बाबा मिला और पायल ने उन बाबा के पैर छुए और बाबा ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। तभी पायल ने उनको दक्षिणा दी और बदले में बाबा ने पायल को रुद्राक्ष के कुछ मोती दिए और कहा, बेटा इन्हें अपने पास रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तभी पायल ने हैरानी भरी नज़रों से बाबा को देखा और कहा, पर बाबा मुझे इसकी क्या ज़रूरत? तभी उस बाबा ने कहा, बेटा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, इसे तुम अपने पास रखो, इससे तुम्हारे ऊपर आने वाली हर समस्या टल जाएगी। तभी पायल ने कहा, पर बाबा मेरे ऊपर ऐसी कौन सी समस्या आने वाली है? फिर बाबा ने कहा, बेटा हो सकता है सुनकर तुम्हें चिंता हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, लेकिन तुम उस तूफ़ान से खुद का सामना कर सको, उसके लिए तुम्हारे पास यह रुद्राक्ष के कुछ मोती होना बहुत ज़रूरी है। यह आने वाले उस तूफ़ान से तुम्हारी रक्षा करेंगे और एक समय पर जाकर तुम्हें ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, जिसे बटोरते बटोरते तुम थक जाओगी। तभी अचानक से जय की कार पायल से टकरा गई और वह गुस्से में कार से निकला और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकती? तभी पायल ने गुस्से में जय की तरफ देखा और कहा, क्या आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? बोलिए, आप गाड़ी चला रहे थे, मैं नहीं। तभी जय ने पायल की कलाई कसकर पकड़ी और कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब मिलती हो बकवास ही करती रहती हो। मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें उठाया, ये बहुत बड़ा एहसान है मेरा तुम पर, वरना तुम जैसी राह चलती लड़कियों को मैं देखता तक नहीं हूँ। तुम जैसी लाखों लड़कियाँ मेरे पीछे लगी है। तभी पायल कहने लगी, आपके पीछे लाखों लड़कियाँ लगी हो या करोड़ों, मुझे उससे क्या? आप देखकर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे थे, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। आइंदा से गाड़ी चलाना तो ज़रा सोच समझ कर और देख कर चलाना, शीशे में। तभी गुस्से में जय ने पायल की कलाई को और ज़ोर से मरोड़ा और अपनी ओर खींचते हुए बोलने लगा, मुझसे कोई आंख मिलाकर बात नहीं करता और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बातों का बराबर जवाब दे रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तभी पायल ने कहा, पायल शर्मा। पायल शर्मा नाम है मेरा और मैं किसी के आगे झुकती नहीं हूँ और ना किसी के एहसान रखती हूँ। वह तो मेरी ही किस्मत ख़राब है कि मैं बार बार तुम्हारे सामने आ जाती हूँ या तुम मेरे सामने आ जाते हो। मैं तो अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतना सुनते ही जय का गुस्सा और बढ़ गया और वह बोलने लगा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का, और चली जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। तुम जैसी लड़कियों को मैं देखता तक नहीं हूँ। और गुस्से में कार की तरफ आया और कार को दौड़ाकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के 1 घंटे बाद ही जब जय ऑफिस से वापस आ रहा था, उस समय पायल मार्केट में घर के ही कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी और तभी कुछ लड़के पायल का पीछा करने लगे और उसका पीछा करते करते एक गली में उसे परेशान करने लगे। अकेले देखकर मौका का फ़ायदा उठाते हुए एक गुंडा बोला, ये लड़की तो बिल्कुल परी जैसी है, इसके साथ तो बहुत मज़ा आने वाला है, चल इसे उठा लेते हैं। तभी पायल अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगी और भागते हुए उस रोड पर आ गई जहाँ जय की कार से टकरा गई। जय ने एक बार फिर से पायल का चेहरा देखा तो गुस्से में कार से बाहर निकला और उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार पर गिरने की? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब मेरी कार में आकर घुसती रहती हो, कभी कार पर गिरती हो, कभी कार से टक्कर खाती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो।
तभी 3-4 गुंडे पायल को ढूंढते हुए वहाँ पर आए और देखकर हंसने लगे। जैसे ही जय ने उन गुंडों की तरफ देखा तो पायल का हाथ छोड़ते हुए उन गुंडे के पास गया और बोला, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी वाली बात है। तभी उनमें से एक गुंडा बोला, तू जा यहाँ से वरना तेरा गेम बजा देंगे। इस लड़की को यहीं छोड़ और तू जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से सीधा निकल जा। तभी जय ने उस गुंडे को घूरते हुए देखा और एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा और कहा, किसका गेम बजाने की बात कर रहा है तू? जय खुराना नाम है मेरा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे जैसे 36 छपरी मेरे पैरों में रौंदे जाते हैं रोज़। फिर उन्हीं चारों में से एक गुंडा पायल के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी जय ने उसका हाथ छुड़ाकर उस गुंडे को धक्का दिया और ज़ोर से उसे मारने लगा। जब जय को सारी बात समझ आ गई तो वह उन गुंडों पर बरस पड़ा और एक एक करके सबको मारने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने जय के ऊपर बंदूक तान दी और बोला, अब बता क्या करेगा तू? अब जैसे ही ये गोली तेरे सीने में जाएगी तो यहीं गिरकर मर जाएगा और फिर ये लड़की हमारे साथ जाएगी। तभी पायल ने देखा कि गुंडों ने जय के ऊपर गोली तान दी। तभी वह भागती हुई जय के पास गई, लेकिन पायल को आता देख जय ने उसको साइड में ही धक्का दिया और गोली जाकर जय के सीने में लग गई। तभी अचानक से वहाँ पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा और सारे गुंडे सारा तमाशा वहीं छोड़कर अपनी बंदूक उठाकर भागने लगे। लेकिन जय वहीं पर गिर गया और अपनी छाती से निकलते खून को देखने लगा। तभी पायल भागकर उसके पास आई और कहने लगी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको कहीं लगी तो नहीं? तभी जय ने गुस्से में पायल को देखा और कहा, हटो यहाँ से, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, हटो यहाँ से। तभी पायल डर के मारे वहाँ से हट गई और जय अपनी कार में बैठकर अपने घर चला गया। और घर पहुँचते ही जैसे मानसी की नज़र जय के सीने से निकल रहे खून पर पड़ी तो वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारे सीने से खून क्यों निकल रहा है, क्या बात है? तभी जय ने कहा, माँ मुझे गोली लगी है। तभी मानसी ने कहा, लेकिन कैसे? मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। और मानसी ने तुरंत ही डॉक्टर को बुला लिया और जय अपनी मम्मा को बड़े प्यार से देख रहा था और सोचने लगा कि माँ आप कितनी अच्छी हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने जय का चेकअप किया और बाकी घर वालों को बताया कि बहुत अच्छी बात है कि उनके सीने से गोली सिर्फ छूकर ही निकल गई, इनको लगी नहीं, क्योंकि इनकी शर्ट की जेब में ये रुद्राक्ष के कुछ मोती मिले थे जिनकी वजह से उनकी जान बच गई। तभी जय ने अपनी शर्ट की जेब में रखे उन मोतियों की तरफ देखा और सोचने लगा कि आखिरकार ये रुद्राक्ष के मोती मेरी जेब में कहाँ से आए। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे ये ध्यान आया कि रास्ते में वह पायल से टकराया था और शायद ये उसी के होंगे। आज इनकी वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे ये मोती उस लड़की को वापस लौटाने होंगे। लड़की का नाम सुनते ही मानसी कहने लगी, बेटा लड़की? किस लड़की के होंगे, क्या बोल रहे हो? तभी जय बोलने लगा, माँ उस लड़की के बारे में मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। और बात रही इन रुद्राक्ष के मोती को वापस करने की, तो मैं इसे कभी वापस नहीं करूँगा। वह होती कौन है मुझसे बदतमीज़ी करने वाली? वह समझती क्या है अपने आप को? जय खुराना से पंगा लिया उसने, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी मानसी मुस्कुराने लगी और मन में ही सोचने लगी कि मेरा बेटा लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन आज एक लड़की उससे टकराई जिसने उसके दिल का चैन छीन लिया और उसे बेचैन कर दिया। एक लड़की के बारे में मेरा बेटा बात कर रहा है। जब से आनंदी ने इसे धोखा दिया उसके बाद तो इसने ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन किसी लड़की को देखना तो दूर, लड़कियों के नाम से भी इसे नफ़रत होती थी, लेकिन आज यह किसी लड़की की बात कर रहा है जिसके रुद्राक्ष के कुछ मोतियों ने मेरे बेटे की जान बचाई। यह कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती, ज़रूर इसमें कोई बात होगी जिसकी बात मेरा बेटा करे जा रहा है। मैं इस लड़की से ज़रूर मिलना चाहूँगी जिसने मेरे बेटे की बोलती बंद कर दी। ज़रूर इस लड़की में कोई ख़ास बात होगी, भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। यही सब सोचते हुए मानसी ने जय को कहा, बेटा वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन रुद्राक्ष के मोतियों ने तुम्हारी जान बचा ली। तुम अपना ध्यान रखना और डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ आराम करने के लिए कहा है। तभी जय बोलने लगा, माँ इतनी सी चोट में मैं आराम नहीं करूँगा, मुझे ऑफिस के बहुत से काम हैं और कल भूमि पूजन के लिए मुझे शिमला भी जाना है। कहानी को और भी आगे सुनने के लिए इस कहानी के साथ बने रहें। और क्या जय खुराना और पायल शर्मा मिल पाएंगे शिमला में, और उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा तूफ़ान आने वाला है, ये जानें अगली कहानी में।